उस वक्त मुफ्ती इस्माइल ने जुमा की नमाज में तकरीर करते वक्त जामे मस्जिद में बोला, मुतवज्जे करके बोला कि ध्यान दो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और उन्होंने बोला कि मैं मस्जिद के अंदर मुसल्ले पर खड़े होकर मिंबर पे हाथ रख कर के बोल रहा हूँ कि जितने मुसलमान उम्मीदवारी कर रहे हैं पार्लियामेंट में मालेगांव से, सब के सब बीजेपी से पैसा लिए हुए हैं। तो तुम्हारी गांव की सियासत में तुम उम्मीदवारी करके अगर 100 वोट भी अगर कर रहे हो और वही 100 वोट से अगर उम्मीदवार हमारा हार गया सेकुलर उम्मीदवार, तो उसका जिम्मेदार कौन? तो तुम अगर करोड़ों रुपया डिमांड कर रहे हो उम्मीदवार से, तो तुम मेरी वोट बेच रहे हो, मेरे शहर के लोगों की वोट बेच रहे हो। और मैं कुछ ना बोलूं धमकी देने की, तो याद रखना मेरा सियासी कैरियर 44 साल का है। पैदा नहीं हुए थे तुम लोग, आज जो लीडरी कर रहे हैं ना, इनमें से कोई पैदा नहीं हुआ था तब से मेरा सियासी तजुर्बा है। तो मैं कभी तुम्हारे बाप से नहीं डरा, तुमसे क्या डरूंगा। ये सोच लेकर के शेख आसिफ की मुझे नज़र आ रहा है कि उसने रमज़ान महीने में वर्करों की मीटिंग ली, ईद की छुट्टी में मीटिंग ली, जलसा का प्रोग्राम तय किया। दूसरे जो असम्बली के उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर से एजाज बेग, उसके लिए आप असम्बली लड़ने की बात करते हो तो अच्छा मौका था, तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार था, तो तुम्हारे अपनी पार्टी के वर्करों की मीटिंग तक नहीं ली, पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बनाया, जबकि इलेक्शन का पार्लियामेंट्री बोर्ड आसिफ शेख ने बना लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी चालाक आदमी है वो, बड़ी चालाक शख्सियत है मुफ्ती इस्माइल साहब। एक चुप हज़ार भला टली। आज की जो अखबारी खबर है कि 63 लोगों ने कुल उम्मीदवारी के फॉर्म हासिल किए, लेकिन साथ में ये भी है कि बहुत सारे लोग शौकिया भी फॉर्म हासिल किए कि भाई 100 रुपये का फार्म है, 100 रुपये दे के फॉर्म लेंगे, अखबारों में नाम आ जाएगा। संजीदा कितने लोग हैं ये तो कल भरने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि 25,000 रुपया डिपॉजिट भरना और डिपॉजिट के अलावा एफिडेविट वगैरह में 5,000 रुपया खर्च, तो 30,000 रुपया खर्चा करके कौन उम्मीदवारी करता है। उसके बाद सही पोजीशन सामने आएगी। हो सकता है कि 25-30 उम्मीदवार, 63 लोगों ने फॉर्म लिया है, 25-30 उम्मीदवार बचेंगे। लेकिन ये लोग जो उम्मीदवारी का फॉर्म भर रहे हैं, तो मैं 5 साल पहले का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, उस वक्त मुफ्ती इस्माइल साहब की एक बात मुझे याद आ रही है कि उस वक्त भी मालेगांव से कई मुस्लिम लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें ख़ास तौर से रिजवान भाई बैटरी वाला, इकबाल कांच वाला, और सबसे ज़्यादा वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर नबी अहमदुल्ला जो है, इन्होंने उम्मीदवारी की थी। उस वक्त मुफ्ती इस्माइल ने जुमा की नमाज में तकरीर करते वक्त जामे मस्जिद में बोला, मुतवज्जे करके बोला कि ध्यान दो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और उन्होंने बोला कि मैं मस्जिद के अंदर मुसल्ले पर खड़े होकर मिंबर पे हाथ रख कर के बोल रहा हूँ कि जितने मुसलमान उम्मीदवारी कर रहे हैं पार्लियामेंट में मालेगांव से, सब के सब बीजेपी से पैसा लिए हुए हैं। अगर उस वक्त हमने कोशिश की कि अगर किसी ने पैसा नहीं लिया हो तो वो हमारे साथ चल करके मस्जिद में, जैसे मस्जिद में खड़े होकर के वो बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सबने पैसा लिया है, तो आपने पैसा नहीं लिया तो चल के मस्जिद में बोलो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि 30-35 हज़ार रुपया ये खर्च हिसाब देने के लिए पार्लियामेंट के उम्मीदवार को अब हम धुलिया कलेक्टर ऑफिस में ही जाना पड़ेगा रोज़ाना के खर्च का हिसाब देने के लिए। फिर उसके बाद जो भी खर्च है, तो इतना सारा, अगर तुम 19-20 लाख वोटरों में तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं है तो तुम इतना पैसा खर्च क्यों करना चाह रहे हो। और अगर तुम संजीदा हो तो बात करो। हाँ, एक नाम उसमें जो आमीन फारूक कारपोरेटर का आया, तो मुझे उसकी एक बात जो लगी कि भाई मेरे सूरत और इंदौर की खबर सुनने के बाद मेरे को ध्यान आया। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि अगर सूरत में एक हादसा हुआ कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम, उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बीजेपी का उम्मीदवार बिला मुकाबला हो गया, इंदौर के कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया और बिला मुकाबला हुआ। तो इस तरीके से अगर हमारे यहाँ पर उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट हुए, ये हुआ, तो बिला मुकाबला ना हो, तो बिला मुकाबला का खदशा उनका है। मगर ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पर तो वंचित के उम्मीदवार भी हैं और भी बहुत सारे हैं, उसके लिए तुमको ही फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर तुमने खदशे के तौर पे लिया तो अच्छा कदम है। जज्बाती आदमी है आमीन फारूक, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर उसके लिए लड़ना और फिर उसके बाद अगली जो बातें उन्होंने की, तो तुम्हारी गांव की सियासत में तुम उम्मीदवारी करके अगर 100 वोट भी अगर कर रहे हो और वही 100 वोट से अगर उम्मीदवार हमारा हार गया सेकुलर उम्मीदवार, तो उसका जिम्मेदार कौन। मैं आज एक ऐड देखा, मैंने एक इश्तिहार देखा कि उसमें ये बता रहे हैं
कि आदमी ये सोचता है कि मेरे एक वोट से क्या होता है। तो उसके जवाब में एक लड़की जो है वो आती है और उसके ऊपर पर्ची चिपकाती है कि एक वोट से बहुत कुछ होता है। और मैं आपको बताऊं, मुझे याद आया कि जब बीजेपी की पहली मर्तबा सरकार बनी भारत में, वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बने, 13 दिन के अंदर वो सरकार गिर गई थी। तो वो सरकार एक ही वोट से गिरी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की हिमायत में थी, मगर सैफुद्दीन सोज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने वोट नहीं दिया था कि नहीं मैं तो बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, ये आरएसएस के नज़रियात पर है, और वो एक वोट से हुकूमत गिर गई थी। तो एक वोट भी बहुत अहमियत रखती है, एक वोट तुम्हारा सरकार बदल सकता है। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि मेरे एक वोट से क्या होता है। हर एक को अपने उस दिन पोलिंग के दिन जाना है और वोट देना है। और मैं ख़ास तौर से एक बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हमारे शहर की मजहबी तंजीमें, उलमाए किराम, अइम्माए किराम से, और जो सनती तंजीमें, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वोट का फ़ीसद बढ़े। वोट एक जमहूरी हक़ है, हर शहरी अपने इस जमहूरी हक़ का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए मुल्क के कानून के तहत वोटिंग, जिस इलाके में जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाता है। पूरा दिन उस दिन काम नहीं कर सकते, कारोबार बंद रहना चाहिए, गवर्नमेंट का हुक्म होता है। लेकिन आज जिस तरीके से हमको ये कहा जा रहा है कि आज वोट देना जमहूरी हक़ है और हमारा फरीज़ा है, तो पोलिंग के दिन अगर हम पूरा दिन नहीं तो कम से कम आधे दिन के लिए, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक के लिए, हम 6 घंटे के लिए अपना कारोबार बंद नहीं कर सकते क्या? अभी त्यौहार पर 10-11 दिन छुट्टी रह गई, बकरीद पर छुट्टी रहती है, कभी कारोबार में मंदी आती है, हम 4 दिन के लिए कारखाना बंद करते हैं, 2 दिन चलाते हैं, 4 दिन चलाते हैं, कभी लोड शेडिंग हो जाती है। तो 5 साल में एक मरतबा आज हमारे मुल्क की जमहूरियत का सवाल है, हमारे मुल्क में तरक्की का सवाल है, मुल्क के को बर्बादी से बचाने का सवाल है, हमारे अपने सेकुलर वोटों का सवाल है। तो हम उस एक दिन तमाम उलमाए किराम, अइम्माए किराम ऐलान करें कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कारखाने बंद रखे जाएं, कारोबार बंद रखा जाए, और उस वक्त हम अपने जाके जिम्मेदारी के साथ अपना फरीज़ा अदा करें। और ये भी ना हो कि जिसने वोट दे लिया वो जा करके कारखाना चालू कर देवे या दुकान चालू कर देवे, तो फिर उससे बदनज़मी होगी। मुकम्मल तौर पे बंद रखें 6 घंटा, लेकिन वो 6 घंटा दिन ही वालों का नुकसान हो, ऐसा ना हो। दिन वाले 2 बजे जब जाएंगे, 6 घंटा लेट जाएंगे, तो वो 3 घंटा ज़्यादा चला लेवें। 7 बजे ड्यूटी देते हैं तो 10 बजे ड्यूटी देंगे, और रात वाले 10 बजे के बाद ड्यूटी लेंगे। तो दोनों का बराबर मजदूरों का भी हो जाएगा, और हम वोटिंग का फ़ीसद बढ़ाने में कामयाब होंगे। दूसरी बात, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से सैफ न्यूज़ वालों का, कि उन्होंने मेरे पास उस दिन आए और मेरी बात को आवाम तक पहुँचाया। मेरा सियासत, मेरा कोई धंधा पेशा नहीं है, मगर मैं जब माँ की गोद के बाद मुझे गोद मिली तो सियासी लोगों की मिल गई, इसलिए मुझे कोई शौक़ भी नहीं है। मैं हालात के तहत मैं सियासत में आ गया, लेकिन उसके बाद मैं अपनी ज़रूरत के तहत तो करता हूँ। मगर जो मौजूदा हालात बने, मैंने कहा कि हमारे शहर के लीडरों ने हमको क्या समझ लिया है। इसके पहले बोला कि मालेगांव की आवाम को सियासत में बहुत बेदार माना जाता है, मगर हमारे शहर के लीडरों ने बेवकूफ़ समझ लिया है। रोज़ बयान बदलना, रोज़ कुछ भी करना, और ये शहर हमेशा देने वाला शहर है, ये शहर हमेशा खिलाने वाला शहर है। लॉकडाउन में हमने देखा कि जो हमारे शहर के आजू बाजू से हाईवे रास्ते से गुजर रहे थे, लोगों ने वहाँ जा कर के उनको खाना खिलाया। अब हमारे वोटों का तुम सौदा कर लोगे? कौन वोटर पैसा मांग रहा है? कौन से वोटर तक पैसा पहुँचता है? लेकिन अगर करोड़ों रुपया उम्मीदवार का खर्च होगा तो उम्मीदवार तो ये समझेगा कि मैं पैसा दे करके चुन के आया हूँ। तो तुम अगर करोड़ों रुपया डिमांड कर रहे हो उम्मीदवार से, तो तुम मेरी वोट बेच रहे हो, मेरे शहर के लोगों की वोट बेच रहे हो, और मैं कुछ ना बोलूं। और अगर मैं बोलूं तो अल्लाह का शुक्र है कि हज़ारों लोगों ने मेरी बातों को सुना, मेरी बातों की तायद की। सैकड़ों मुझे फ़ोन आए, व्हाट्सएप पर कमेंट आए, मुझे मुबारकबाद दी गई कि मैंने लोगों के दिली जज्बात की बात कही है। अब अगर सियासी लोगों को मेरी बात खराब लगती है, लगती रहे, मैं किसी की दुश्मनी में नहीं बोला। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं।
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तुमने शहर के हालात क्या बना के रखे हो, आवाम में कोई बोलने वाला नहीं है। तुमको सियासत मुबारक, मुझे लीडरी करना नहीं है। अल्लाह ने जितनी लीडरी करवाना थी मुझसे करवा ली, मुझे करना नहीं है। लेकिन अगर तुम राय रास्त पे नहीं आए तो जब ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह ने मेरे मुंह में ज़बान दी है, मैं ज़रूर बोलूँगा। और याद रखना कि चंद दिनों के बाद असेंबली का इलेक्शन आने वाला है। आज ये इलेक्शन हमारी अना का है, आज ये इलेक्शन हमारे वजूद की लड़ाई है, आज ये इलेक्शन हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, आज ये इलेक्शन हमारे हक की लड़ाई है। इस लड़ाई में भी अगर तुमने अपने मफादात को तरजीह दी तो तुम क्या कर रहे हो लीडरों? ये नया डिजिटल दौर है, नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, सब देख रही है लोग कि कौन क्या कर रहा है। 4 महीना हो जाने दो, जब असेंबली के लिए तुम मैदान में आओगे तो यही नौजवान सड़कों पर आकर तुम्हारे एक एक बात का हिसाब ले लेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये भी है कि मेरा क्या शोभा ताई बच्चाओं से ना मेरी कोई मुलाकात है, ना मेरी कोई फ़ोन पर बात है, मैं तो जानता भी नहीं कौन है, मेरी कोई लगती नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है तो मैंने, मेरी सियासी तरबियत जिस लीडर के साए में हुई है, मेरे लीडर ने एक बार नहीं कई बार स्टेज पर चिल्ला करके बोला कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी अच्छी हो गई कि मुझे कांग्रेस को वोट देना पड़ा तो मैं पेड़ पे पत्थर बांध के कुएं में कूद जाऊंगा मगर कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। ऐसे लीडर की तरबियत के साए में मेरी तरबियत हुई है सियासी। मैं कांग्रेस को कब अच्छा बोल रहा हूँ? माना कांग्रेस के दौर में भी बहुत हम लोगों के साथ जुल्म हुआ, कांग्रेस के दौर में भी हमको बहुत सताया गया। कांग्रेस बहुत अच्छी नहीं है, मगर आज हमारे पास मजबूरी है कि हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है, तो हम कांग्रेस को जिताने के लिए वोट नहीं दे रहे। हमारे लिए आज ये मसला है कि आज मुल्क जिन लोगों के हाथों में है वो देश को बेच रहे हैं। एयरपोर्ट बेच डाले गए, रेलवे बेच डाली गई, बिजली बोर्ड ठेके पर जा रहा है। जो हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी वो नौकरियां नहीं मिल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए हर चीज़ ठेके पर जा रही है। जो रिजर्वेशन कानून ने दिया था अक़लियतों को, दलितों को, पसमानदा को, वो रिजर्वेशन का फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। जब प्राइवेट कंपनियां सब पर काबिज हो जाएंगी तो फ़ायदा किसको मिलेगा? तो आज हमारा मुल्क हमारा ऐसे लोगों के हाथों में है जो इस देश को बेच रहे हैं। और इस देश को बचाने के लिए हमारा अव्वल टारगेट, हमारा पहला निशाना ये है कि जो मोदी को इक़्तिदार ख़त्म होना चाहिए। तो हम आज वोट देने की बात कर रहे हैं तो इसलिए वोट देने की बात करें कि हमको मोदी को और मोदी के मानने वालों को हराना है, आरएसएस के नज़रियात से इस देश को बचाना है। अब जो भी उम्मीदवार उनको हराने की पोजीशन में होगा, वो चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस समाज का हो, उसके खिलाफ उसको हमको वोट देना है ताकि जो आरएसएस के परवरदा लोग हैं वो हारे, हमारा देश बचे। मैं किसी पार्टी की और इसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, न किसी उम्मीदवार की हिमायत कर रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मोदी से देश को बचाना है तो हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं। और मैं अकेला बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, हमारे पूरे मुल्क के जितने इंटेलेक्चुअल हैं, जितने संजीदा अफराद हैं, जितने उलमा हैं, जितने मजहबी लोग हैं, दीगर मज़ाहिब के मानने वाले सरकर्दा लोग हैं, सब लोगों की एक ही राय, यही वजह है कि जो कांग्रेस कल तक छोटी छोटी पार्टियों को ख़त्म करती थी, आज वो कांग्रेस राय रास्त पर आई और उसने तमाम पार्टियों को मिल करके इंडिया अलायंस बनाया है। तो इस इंडिया अलायंस के साथ हम लोग हैं और इस इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की हम बात कर रहे हैं। और जब भी उम्मीदवार मालेगांव की उम्मीदवार की बात है तो मालेगांव धुलिया मतदार संघ के उम्मीदवार, जब भी कभी मेरा अभी तक बात नहीं है, कभी मेरी बात हुई तो मैं जो बात रखूँगा वो अगर मेरे पास, मैं जानने वाला नहीं हूँ, अगर वो मेरे पास आए तो बात रखूँगा। अचानक आएंगे तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर वो इत्तला दे करके आए तो इंशाअल्लाह मैं तमाम मीडिया वालों को बुलाऊंगा और जो बात होंगी मीडिया के सामने होंगी कि वो इस मतदार संघ के लिए, इस धुलिया पार्लियामानी हल्के के लिए वो क्या करने वाले हैं। और हम अगर मजबूरी पर वोट दे रहे हैं तो हमारी शराइत भी आगे कुछ ना कुछ रहेगी। वो हम उम्मीदवार जब सामने आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। और रही बात कि कुछ लोग मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भाई मैंने बोला कि मुझे लीडरी उडरी करना नहीं है, मैंने अब इलेक्शन भी मुझे नहीं लड़ना है, लेकिन अगर कोई बात आएगी तो मैं ज़रूर बोलूँगा।
और रह गया धमकी देने की, तो याद रखना मेरा सियासी कैरियर 44 साल का है। पैदा नहीं हुए थे तुम लोग, आज जो लीडरी कर रहे हैं ना, इनमें से कोई पैदा नहीं हुआ था तब से मेरा सियासी तजुर्बा है। तो मैं कभी तुम्हारे बाप से नहीं डरा, तुमसे क्या डरूंगा। तो कोई धमकी वमकी देने वाली बात मुझे मत करना। जो होगा मैं अल्लाह भरोसे सड़क पर चलता हूँ, तो मुझे धमकी देने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं आवाम की आवाज़ जो मुझ तक मुझे महसूस होती है कि ये अब आवाम के हक़ की आवाज़ है, वो मैं बोलूँगा, डंके की चोट पे बोलूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टेज लगा के रोड पर बोलूँगा। मैंने जो इसके पहले कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के मैं बड़ा एक प्रोग्राम देने वाला हूँ, मैं शहर में निकलने वाला हूँ, बीच में ये बात आ गई तो इसलिए मैं उसको रोका हूँ। 6 तारीख को नॉमिनेशन के बाद इंशाल्लाह हो सकता है 6 तारीख की शाम में ही एक पूरे कॉन्फ्रेंस लेके इस इलेक्शन को किस ढंग से करना है मैं वो करूँगा। लेकिन मुझे खुशी है 2 बातों की। एक तो जो मैंने कहा कि इलेक्शन को जिस 6 असेंबली हलकों में से मालेगांव सेंट्रल छोड़ करके बाकी 5 असेंबली हलकों में जो तादाद है अक़लियतों की, पसमानदा तबकात की, मराठा समाज की, इन सब को नज़र में रख करके इलेक्शन की स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसको नज़र में रख कर ही तकरीर होना चाहिए। तो ये उम्मीदवार ने उन 6 हलकों में जो मेहनत की, बकिया मालेगांव सेंट्रल छोड़ के जिन हलकों में मेहनत की, उसका नतीजा रहा कि जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए गए तो वहाँ पर जो भीड़ नज़र आई, पूरे जोश व खरोश के साथ अपने रिवायती नाच गाने बैंड बाजे के साथ एक पूरे जोश व खरोश के साथ एक बड़ी तादाद बिरादरान वतन की वहाँ थी। उसका देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि इंशाअल्लाह अगर हम लोग भी मेहनत अपने तौर पे किए, इसी तरीके से बगैर शोर शराबा किए, बगैर कोई नारा लगाए, अगर हम लोग ईमानदारी से जिस तरीके से अभी तक वह मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो भीड़ है धुलिया में नॉमिनेशन की, ये एक अच्छी खबर मुझे मिली, मुझे इत्मीनान हुआ। और एक खबर कल शाम तक और मिली कि अनिल अन्ना गोटे ने भी हिमायत कर दी, जो पिछले असेंबली इलेक्शन में धुलिया में 23,000 वोट ले गए। अनिल अन्ना गोटे के मानने वाले मतदार संघ में है, धुलिया मतदार संघ में उन्होंने पार्लियामेंट का भी इलेक्शन लड़ा था, 53-54,000 वोट मिली थी, वो भी आज हमारी हिमायत इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की है। ये सब इत्मीनान बख्श बात है। और मैंने आवाम ने मुझे बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी तायद की, मगर जिन्होंने मुखालफत की तो उन्होंने भी दिल से मेरी बात मानी। मैंने इसके पहले बोला कि बंद कमरे में बात करने की बजाय वोटर लिस्ट पर काम करना चाहिए। तो जिन्होंने भी जो आज मेरी मुखालफत में भी है, उन्होंने भी वोटर लिस्ट पर काम शुरू किया। किसी स्टेज से भी ऐलान हुआ कि हम वोटर लिस्ट पे काम करेंगे। दूसरे लोगों ने भी वोटर लिस्ट पर काम करने की, आज अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वोटर लिस्ट पे काम करने की बहस चलने लगी। अखबारात में आज वोटर लिस्ट की पर्ची की सुर्खियां है। तो अगर तुम वोटर लिस्ट पर काम करोगे, नहीं भी करोगे, तो BLO की तरफ से आ रही है और सरकार उसकी कोशिश कर रही है। तो वक्त रहते वोटर लिस्ट की, वोटर पर्चियों का काम होना चाहिए। घरों घर जा करके वोटर लिस्ट चिट्ठियाँ बंटना चाहिए। इसके लिए जो लोग लग गए काम से, मेरी बात का उन्होंने असर लिया और वो लोग काम से लगे, उसका शुक्रिया। लेकिन मैं ख़ास तौर से बोलना चाहता हूँ कि तुम जो अभी मैंने बोला कि तुम असेंबली इलेक्शन तुम क्या कर रहे हो देख रहे हो, असेंबली इलेक्शन आएगा। तो मैंने इसके पहले बोला कि पार्लियामेंट के उम्मीदवार के आए बगैर निहाल अहमद के दौर में इलेक्शन खड़ा किया जाता था। वो वजह ये थी कि वो लोग समझते थे कि ये इलेक्शन पार्लियामेंट का, पार्लियामेंटी उम्मीदवार के लिए पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लेकिन मेरे हलके में मेरा असेंबली का इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन का सेमीफाइनल है। मैं आज पार्लियामेंट के इलेक्शन में जैसी मेहनत करूंगा और जैसा नतीजा आएगा वही मुझे आगे सिखाएगा कि मेरे खुद के पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन में मुझे क्या करना है। तो वही सोच लेकर के शेख आसिफ की मुझे नज़र आ रहा है कि उसने रमज़ान महीने में वर्करों की मीटिंग ली, ईद की छुट्टी में मीटिंग ली, जलसा का प्रोग्राम तय किया। दूसरे जो असेंबली के उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर से एजाज बेग, उसके लिए असेंबली लड़ने की बात करते हो तो अच्छा मौका था, तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार था, तो तुम्हारे अपनी पार्टी के वर्करों की मीटिंग तक नहीं ली, पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बनाया, जबकि इलेक्शन का पार्लियामेंट्री बोर्ड आसिफ शेख ने बना लिया। तो तुमने आगे बढ़ कर के, एजाज बेग ने भी काम करना चाहिए। सब लोगों को, एजाज बेग ने दूसरों के खिलाफ बोलने के बजाय दूसरी पार्टी के लोगों को साथ में लेना चाहिए। मुस्तकीम डिग्निटी ने बोला था ना कि तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार है, मतलब तुम दूल्हा हो, तो तुम खाना पकाओगे, तुम दावत दोगे, तुम मंडप लगाओगे तो सब आएंगे ना।
तो एजाज बेग की भी जिम्मेदारी है कि वो सब लोगों को बुलावे, साथ में उनके पास जावे, हर पार्टी के लोगों के पास जावे और सब लोगों को साथ में लेवे, और कोशिश ये करे कि तमाम लीडरान हर इख्तिलाफ भूल करके एक स्टेज पर आवे। मुफ्ती इस्माइल साहब शहर के एमएलए हैं। अब उनके लिए मसला ये है कि अभी तक उनकी पार्टी ने, एमआईएम ने कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी चालाक आदमी है वो, बड़ी चालाक शख्सियत है मुफ्ती इस्माइल साहब। एक चुप हजार भला टली, इंतहाई खामोशी से अपनी बात रख रहे हैं। मगर मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जब सियासत पे कोई बात आती है तो आप मजहबी बन जाते हो। तो आज अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आपकी पार्टी ने, लेकिन जमीयतुल उलमा हिंद ने, आप जमीयतुल उलमा हिंद के सदर भी है ना, जमीयत उलमा हिंद ने जो डायरेक्शन दिया उसके मुताबिक काम कीजिए। आपके यहाँ तो अच्छा है, सोहेल मास्टर साहब वोटर लिस्ट का काम करते हैं, सेवक सोसाइटी वाले, तो आपको तो पूरी वोटर लिस्ट लेकर के वोटर लिस्ट जमीयत के जिम्मेदारान के मार्फत वार्ड वार्ड में भेज देना चाहिए, ताकि वोटर लिस्ट लोग देखना शुरू करें किसका नाम आया किसका नहीं आया, ताकि अभी उसका कोई हल निकल सके। तो उनसे भी गुजारिश है कि ये खामोशी ठीक है, मगर काम में खामोशी नहीं रहना चाहिए। आप काम से लगिए, जमीयत के रज़ाकारान को लगाइए, दीगर मजहबी तंजीमों को भी चाहिए। और बराए मेहरबानी सौदा करो तो अपने तक करो, हमारे वोटों का सौदा मत करो। वर्कर हजरात भी जो उम्मीद रखते होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि करोड़ों ले लेते हैं तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे हाथों में क्या आता है? तो हम लोग इस एक इलेक्शन को छोड़ दें, इंशाअल्लाह असेंबली में घमासान रहेगा, इधर की खोटी हम उधर पूरी कर लेंगे। घमासान रहने वाले कई उम्मीदवार रहेंगे, तो हम अभी की खोटी असेंबली में पूरी कर लेंगे। इस मर्तबा उम्मीदवार को बोलो चुन के जाने के बाद ऐसा ना हो जाए कि मैं तो 20 खोखा लगाई 30 खोखा लगाई, तो फिर जो असेंबली में आवाज़ उठी महाराष्ट्र असेंबली में, सब बीजेपी में गए तो वहाँ आवाज़ उठाना पड़ी 50 खोखे एकदम ओके। अगर आज उम्मीदवार बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके चुन के गई तो कल वो कहीं जाने के लिए आज़ाद रहेंगे, लेकिन अगर हमने उनका कम से कम खर्चा करवाया तो हम बोल सकेंगे कि हमने बिला मुआवजा वोट दिया है, हमारे पाबंद रहना पड़ेगा। तो ये बोलने के लिए हम आज़ाद, हमको हक रहे, इसके लिए हम लोग बात रखें। मेरे से बोलने में कहीं गलती हो रही होंगी तो आप लोगों को बिल्कुल हक है, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ। आप मेरे से अगर कहीं गलत है तो आप मुझे इत्तला कर सकते हैं, मैं अपनी इस्लाह करने को तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम।